नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई। कार्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इस प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। सेल कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। उपरोक्त घटना छोटी या अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। आओ कोशिका के विषय में और जानकारियाँ प्राप्त करें। सजीव किससे बने होते हैं? स्लिप से ढक दो, कवर करके। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। आपने क्या देखा? क्या आप जो संरचना सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं उससे कागज पर खींच सकते हैं? क्या यह चित्र 5.2 जैसी दिखाई देती है? प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं। केंद्रक कोशिका। अब हम विभिन्न प्रकार वाली प्याज की झिल्लियों के अस्थायी स्लाइड बनाएंगे। हम क्या देखते हैं? क्या हम एक समान संरचना को देख सकते हैं अथवा भिन्न भिन्न? ये संरचनाएं क्या है? ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। सभी मिलकर एक बड़ी संरचना शल्ककंद बनाते हैं, जैसा कि प्याज। इस क्रिया से हमें पता चलता है कि विभिन्न प्रकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान है। प्याज के आकार इनका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख सकते हैं शल्ककंद प्याज की मूलभूत इकाई है। इन संरचनाओं को कोशिका कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु हम अपने आसपास देखते हैं सभी कोशिकाओं से बने होते हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं। आवर्धक लेंस की खोज के बाद सूक्ष्मदर्शी द्वारा आविष्कार संभव हो सका है या पता चल सका है कि एकमात्र कोशिका स्वयं ही एक संपूर्ण जीव जैसे अमीबा, टेलोमेरस, पैरामीशियम और बैक्टीरिया हो सकती है। इन सजीवों को एक कोशिकीय जीव के कहते हैं। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाएं सम्मिलित होकर विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं, विभिन्न अंगों का निर्माण करती हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं फंजाई, पादप तथा जंतु। क्या हम कुछ एक कोशिकीय जीवों के विषय में पता कर सकते हैं? प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक कोशिका से ही विकसित होते हैं। कैसे? कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्न तस्वीरों से मानव के शरीर में कुछ कोशिकाएं। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल देती हैं, जैसा कि एक कोशिकीय अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीव कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने के सक्षम होती हैं। ये सभी सजीवों के गुण होते हैं। एक जीवित कोशिका के मूलभूत कार्य कैसे करती हैं? हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसा कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। कोशिका किससे बनी होती है? कोशिका का संरचनात्मक संगठन। हमने देखा है कोशिका में विशिष्ट घटक होते हैं, जैसे कोशिकांग। कोशिका कैसे संगठित होते हैं? यदि हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करें तो हमें प्रत्येक कोशिकाओं में 3 गुना दिखाई देते हैं। प्लेज्मा, झिल्ली, केंद्रक कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप उनकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रिया इन्हीं गुणों के कारण संभव है कि आंखें। आओ देखें कैसे। प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों से बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जो प्लेज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों के अंदर अथवा बाहर आने जाने देती हैं। यह अन्य पदार्थों की गति को रोकती हैं। कोशिका झिल्ली को
इसलिए वर्णनात्मक परागम झिल्ली कहते हैं। कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है? पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आते हैं? कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरित प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। हम कुछ पिछले अध्याय में विसरण की प्रक्रिया के विषय में पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है। कुछ प्रकार की प्रक्रिया कोशिका में होती हैं। उदाहरण के लिए, जब पदार्थ CO2 कोशिका में एकत्र होती है तो उसकी सांद्रता बढ़ जाती है। कोशिका के बाह्य पर्यावरण CO2 की सांद्रता कोशिका में स्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। जैसा कि कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर है, उसी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका में CO2 बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम होती है, O2 बाहर से कोशिका में विसरित द्वारा अंदर चली जाती है। अतः कोशिका बाह्य पर्यावरण में गैसों के आदान प्रदान विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक कोशिकीय अलवरीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं प्रसारण द्वारा जल ग्रहण करते हैं। इन पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण प्रसारण का एक उदाहरण है। इस प्रकार कोशिका के जीवन में विसरण जल तथा गैस के आदान प्रदान की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त विसरण कोशिका को अपनी बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका के विभिन्न अणुओं का अंदर आना बाहर निकलना भी विसरण द्वारा होता है। इस प्रकार परिवहन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बन अणुओं और लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देख सकते हैं। कोशिका भित्ति। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। पादप कोशिका भित्ति मुख्य सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज एक बहुजटिल पदार्थ है। यह पौधे की संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। जब किसी पादप कोशिका में प्रसारण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। हम इस परिघटना को निम्न क्रियाकलाप द्वारा समझ सकते हैं। इस क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि हमें पता लगता है कि केवल जीवित कोशिकाओं में ही प्रसारण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता नहीं होती है, न कि मृत कोशिकाओं में। कोशिका भित्ति पौधे, कवक, बैक्टीरिया की कोशिका में अपेक्षाकृत कम तन विलयन में बिना फटे बनाए रखती हैं। ऐसे माध्यम से कोशिका प्रसार वृद्धि द्वारा पानी लेती हैं। कोशिका फूल जाती हैं और कोशिका भित्ति से ऊपर दबाव डालती हैं। कोशिका भित्ति की फूली हुई कोशिका के प्रति समान रूप से दबाव डालती हैं। केंद्रक। आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली अस्थायी स्लाइड बनाई थी। हमने इस झिल्ली पर आयोडीन की बूंद डाली थी। क्यों? यदि हम बिना आयोडीन की स्लाइड को देखते हैं, क्या देख सकेंगे? प्रयत्न करो कि देखो क्या अंतर है। जब हम आयोडीन को घोल डाला तो क्या प्रत्येक कोशिका समान रूप से रंगीन हो जाती हैं? कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर भिन्न रंगों में रंगे रहते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं तथा कुछ कम। कोशिका को रंगने के लिए हमें आयोडीन विलयन के अतिरिक्त सेफ्रॉनिन तथा मेथिलीन ब्लू विलयन का उपयोग कर सकते हैं। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत पर एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों द्वारा केंद्रक अंदर कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। कोशिका द्रव्य के विषय में हम अनुभाग 5.24 में पढ़ेंगे। केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ा कर दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों को जो सूचना होती है वह माता पिता के DNA अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। क्रोमोसोम DNA तथा प्रोटीन से बने होते हैं। DNA अणु में कोशिका के निर्माण संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। DNA के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती है, उसमें यह DNA क्रोमैटिन पदार्थ के
रूप में विद्यमान रहता है। क्रोमेटिन पदार्थ के धागे की तरह संरचनाओं में एक जाल को पिंड होता है। जब भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम से संगठित हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिका जनन केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती हैं। यह कोशिका के विकास परिपक्वता को निर्धारित करता है तथा साथ ही सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को निर्देशित करता है। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का केंद्रक क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र केवल क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं। ऐसे क्षेत्र जो केंद्रक कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोट। जिन जीवों में कोशिका केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट। यूकैरियोटिक कोशिका 5.4 और अन्य अधिकांशतः द्रव अंकक नहीं हैं जो कि यूकैरियोट कोशिकाओं में होते हैं। ऐसे अंगकों को अनेक कार्य भी कोशिका द्रव में असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया क्लोरोफिल झिल्ली कोशिका द्वारा एक साथ, जबकि यूकैरियोट कोशिका में क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है। प्रोकैरियोट कोशिका द्रव। जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य की गाल की कोशिकाओं के स्लाइड्स को देखा तब हमें प्रत्येक कोशिका एक बड़ा क्षेत्र दिखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। इन कोशिका द्रव कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। इसमें से बहुत विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं जिनमें कोशिका का अंग होते हैं। प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। कोशिका द्रव केंद्रक को मिलकर जीवद्रव्य कहते हैं। कोशिकांग अंग झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगांग भी नहीं होते हैं। यूकैरियोट कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रक युक्त अंगांग होते हैं। यूकैरियोट कोशिका प्रोकैरियोट कोशिका। आकार 1 से 10 mm। आकार प्रायः 5 से 100 mm। केंद्रीय क्षेत्र स्पष्ट चारों ओर केंद्रीय झिल्ली से घिरा होता है। क्रोमोसोम एक से अधिक। झिल्ली युक्त कोशिका अंगांग अनुपस्थित। कोशिकांग प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे उसमें उपस्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहते हैं। बड़ी जटिल कोशिकाओं जिसमें जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं उपापचयी क्रियाओं से बहुत आवश्यक होती हैं जिसमें वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग करके ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचना अंगकों का उपयोग करती हैं। ये यूकैरियोट कोशिका का एक ऐसा गुण है जो प्रोकैरियोट कोशिकाओं से अलग करता है। इसमें से अंग केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा। अंतःद्रव्यी जालिका गाल्जी का उपकरण लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड कोशिका अंगांगों महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जिन पर हम विचार करेंगे। अंतःद्रव्यी जालिका ER। अंतःद्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं द्वारा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। लंबी नलिका तथा गोल आकार थैलों की तरह दिखाई देता है। अंतःद्रव्यी जालिका की संरचना में प्लाज्मा झिल्ली के रूप में होती है। अंतःद्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती हैं, खुरदरी अंतःद्रव्यिका और चिकनी। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी पड़ती है क्योंकि ये राइबोसोम पर लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती हैं। तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER द्वारा कोशिका अन्य भागों में भेज देता है। वसा तथा लिपिड अणुओं के बनने में सहायता करती है। कोशिका क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिकीय झिल्ली को बचाने के में सहायता करती हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवंत जनन कहते हैं। कुछ प्रोटीन वसा एंजाइम हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER विभिन्न रूपों में दिखाई देता है परंतु सदैव जालिका तंत्र का निर्माण करती है। जंतु कोशिका। इस प्रकार ER एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में मध्य
अथवा कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के केंद्रक अथवा मध्य भाग पदार्थों के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। ईआर कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है। गाल्जी उपकरण। केमिनल गाल्जी द्वारा वर्णित गाल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पट्टिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे से ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है और इन जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र से दूसरे भाग को बनाती हैं। पादप कोशिका। ईआर संश्लेषित पदार्थ गाल्जी उपकरण को पैक किए जाते हैं और इन्हें कोशिका से बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इन कार्यों में शामिल है पुष्टिका पदार्थों का संलयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गाल्जी का उपकरण सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है। गाल्जी उपकरण तथा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। लाइसोसोम। संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसे पाचक एंजाइम होते हैं। आर एंजाइम को बनाते हैं। लाइसोसोम कोशिका को अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र कहते हैं। भारी पदार्थ कोशिकाओं टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया तथा भोजन पुराने अंग लाइसोसोम में चले जाते हैं, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिका चयापचय में व्यवधान के लिए कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं। एंजाइम अपनी कोशिका को पाचित कर देते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया कोशिका का बिजली घर है। माइटोकांड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने के लिए रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकांड्रिया एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं। माइटोकांड्रिया बहुत अद्भुत अंगांग है क्योंकि इसमें उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं, अतः माइटोकांड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। प्लेस्टिड केवल पदार्थ कोशिकाओं में स्थित होते हैं। प्लेस्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोफाल्ट, ल्यूकोफाल्ट। जिस क्रोमोफाल्ट में क्लोरोफिल वर्णित होता है उसे क्लोरोफाल्ट। पौधों में क्लोरोफाल्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोफाल्ट में क्लोरोफिल अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णित होते हैं। ल्यूकोफाल्ट प्राथमिक रूप से अंगांग होते हैं जिनमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। रसधानियाँ ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप में रसधानियाँ बहुत बड़ी। कुछ पौधों में कोशिकाओं के केंद्रीय रसधानियों की माप कोशिका के आयतन 50 से 90% तक होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। ये कोशिकाएं स्फीत तथा कठोरता प्रदान करती हैं। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और अन्य नई प्रोटीन बनाने में सहायता ऐसी नई उनकी झिल्ली अथवा अंगांग विशिष्ट रचना के कारण संभव होते हैं। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचना इकाई है। अतः यह जीवन की मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। कोशिका विभाजन। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिसमें पुरानी मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं द्वारा प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनाते हैं। नई कोशिकाओं में बनने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो प्रमुख प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका मृत कोशिका भी कह सकते हैं विभाजित होकर दो समरूपी संतत कोशिकाएं बनाती है। जंतुओं और पौधों में प्रजनन अंगों तथा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मनज बनाती हैं और निषेचन के पश्चात संतत निर्माण करती हैं। यह अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्री कहते हैं, जिसमें क्रमशः दो विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रबद्ध
शरीर द्वारा विभाजित होती है तो इसमें दो जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मृत कोशिकाओं की तुलना में सूत्रों की संख्या अधिक होती है। क्या आप सोच सकते हैं कि संतत कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्यों आधी हो गई? आपने क्या सीखा? कृपया ध्यान दें। अभ्यास